Okay, so Assalamu alaikum. This is Tehmina Muzaffar. I'm a clinical psychologist at AQ Khan Institute of Behavioral Sciences, and I'll be your lecturer for today's lecture. So our topic is self-regulation. So self-regulation क्या है? आज का पहले लेक्चर का हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें बताया जाएगा सेल्फ रेगुलेशन का प्रोसेस क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सेल्फ रेगुलेशन को, जिसमें मेजर दो फैक्टर्स को कवर किया जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस यानी नॉलेज अबाउट सेल्फ और डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। फिर इसके बाद लास्टली हम ये देखेंगे कि सेल्फ रेगुलेशन एंड इम्यून सिस्टम यानी इन दोनों का कनेक्शन क्या है और आया इन दोनों का इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता है। सो मूविंग ऑन, ये एक केस है। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, आप इस केस को रीड करें और फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई गेस सबने केस को रीड कर लिया होगा। सो मैं समराइज कर दूं। बेसिकली एक सारा के बारे में, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है उनके बारे में बात हो रही है कि उनका एग्जाम जो है वो 2 वीक्स के बाद है, लेकिन उनकी कोपिंग यहाँ पे डिस्कस की जा रही है कि अगर एग्जाम उन्हें एंक्शियस कर रहा है तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मूवीज देख रही हैं, वो कोई लर्निंग स्ट्रैटेजीज नहीं बना रही हैं और अपने कोई सेल्फ इवेलुएटिव स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई एकेडमिक प्रिपरेशन नहीं है और अपनी जो अपने बारे में उनकी ख्यालात हैं वो यही हैं कि उन्हें लगता है कि उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, उनके मेथड्स जो हैं स्टडी के वो बहुत पुअर हैं, किसी से हेल्प नहीं लेती हैं, हेल्प सीकिंग एटीट्यूड नहीं है और लाइब्रेरी जाके सप्लीमेंट्री मटेरियल से भी हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि उन्हें पहले ही लगता है कि जो ऑलरेडी उनके पास गिवन है मटेरियल वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे उनका कम है कि सक्सेस अचीव कर लेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो उनके बिहेवियर्स, थॉट्स और ये सब चीज़ें जो हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें लाइकली जो रिजल्ट नज़र आ रहा है वो यही कि उनका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। यहीं से हम एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन है क्या। सेल्फ रेगुलेशन एक प्रोसेस है जिससे हम अपने बिहेवियर्स, इमोशंस, इन सबको सस्टेन कर सकें, इन सबको रोक सकें और मैनेज कर सकें कैलकुलेटेड वे में, ताकि हम अपने गोल्स की तरफ पहुंच सकें। यानी अगर हमारे सामने एक गोल है या सारा के सामने फॉर एग्जांपल एक गोल था उसके टेस्ट का, तो उसको क्या करना चाहिए था, उसको अपने जो भी थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स हैं उनको मैनेज करना चाहिए था, एक स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए था और अनहेल्पफुल कोपिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए था कि जैसे एंग्जाइटी कम करने से पहले एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही है लेकिन मूवीज देख रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये गोल के साथ इतना हेल्पफुल नहीं हो रहा है। तो अपना गोल मीट करने के लिए आप अपने थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं, दैट इज बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, और अगर सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली साइको सोशल इमोशनल डिसफंक्शंस आएंगे। जैसे अगर हम सारा की बात करें, अगर वो वाकई फेल कर देती हैं अपना टेस्ट या इतना अच्छा उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है उनका, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो स्ट्रेस्ड आउट होंगे, उनकी सेल्फ स्टीम जो पहले ही लो थी कि वो शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं होंगे टेस्ट में, वो मजीद लो हो जाएगी और जब वो मजीद लो हो जाएगी तो उनकी अनहेल्पफुल कोपिंग आगे फ्यूचर में भी इसी तरीके से रहेगी, बढ़ेगी और उनको जो है डिस्ट्रेस देती रहेगी। सो मूविंग ऑन, जो हमने फैक्टर्स की स्टार्ट में बात की थी कि सेल्फ रेगुलेशन को मेजर 2 फैक्टर्स जो हैं वो करते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज, दैट इज द सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये क्या चीज़ है कि अपने बारे में आपको कितनी नॉलेज है, और अपने बारे में नॉलेज होने का मीनिंग ये है कि आपको अपने थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स, बॉन्ड्स, नीड्स, एंजाइटीज, फियर्स, आपको सब कुछ पता होना चाहिए अपने बारे में। मेजर इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, कब किस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप उस हिसाब से एक्ट कर सकें।
तो सेल्फ रेगुलेट तो आप तभी कर पाएँगे जब आपको ये पता होगा कि इन एक्चुअल आप चाहते क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपको उन्हें मीट कैसे करना है, ठीक है? सो पहला फैक्टर हो गया सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट मूव करते हैं वोलिशन पे। वोलिशन इज़ बेसिकली डिले ऑफ ग्रैटिफिकेशन। ये विल पावर का जो है वो एक पुराना वर्ड है और इसमें विल पावर की हम वही बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्रैटिफिकेशन को डिले कर सकें। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे रेगुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे वो मूवीज़ देख रही थी, ठीक है? तो अब मूवीज़ क्या है कि ग्रैटिफिकेशन दे रहा है आपको एक कम्फर्ट दे रहा है, एक सूदिंग इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है? लेकिन आप उसमें ये देखें कि गोल को मीट करने में वो कहीं भी हेल्प नहीं कर रहा, सही है? तो ये इतना अच्छा जो है वो सूटेबल जो है उनकी स्ट्रैटेजी नहीं हुई। तो डिले ऑफ ग्रैटिफिकेशन ये है कि आप अपनी ग्रैटिफिकेशन को यानी आपको पता है कि आपका कल एग्ज़ाम है, लेकिन और आपका हैंग आउट करने का दिल कर रहा है विद द फ्रेंड्स, तो आप उसको डिले कर सकें कि मैं अभी पहले पेपर की तैयारी कर लूँ या टेस्ट की तैयारी कर लूँ और आफ्टर द टेस्ट मैं हैंग आउट के लिए जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ठीक है? तो अपनी ग्रैटिफिकेशन को यानी वो चीज़ें जो आपको प्लेज़र देती हैं, जो सूद करती हैं, जो कम्फर्ट देती हैं, उनको आप डिले कर सकें फॉर अ पर्पस, फॉर अ गोल, ठीक है? तो सेल्फ रेगुलेटेड जो लोग होते हैं, उन्हें ये पता है कि वो किस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक वैसे फैक्टर का ज़िक्र किया मोटिवेशन। ऑब्वियसली ऊपर वाले 2 फैक्टर्स तो बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन अगर क्लाइंट की मोटिवेशन ही नहीं है टुवर्ड्स द गोल तो फिर वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा ही क्यों? ऑब्वियसली एक सर्टेन लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए कि मेरा ये गोल है, मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे ये एक सीजीपीए चाहिए अपनी, तो मुझे इसको क्लियर करना है अपने एग्ज़ाम्स को। तो ये मोटिवेशन होगी तो फिर ही हम अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर पाएँगे, वरना नहीं कर पाएँगे। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अब हम फैक्टर्स को डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे। सो पहला फैक्टर जो सेल्फ अवेयरनेस का था यानी नॉलेज अबाउट सेल्फ, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस जो है जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी थॉट्स, नीड्स, वांट्स, एंग्जायटीज़, फियर्स इन सब के बारे में नॉलेज होना है। और अगर हमें अपने बारे में ये सब पता होगा तो क्या होगा, हमारा बिहेवियर इम्प्रूव हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें अगर पता है कि हमें कब क्या चाहिए और किस तरीके से उसे हमें मैनेज करना है, तो हमारा बिहेवियर इम्प्रूव हो जाएगा। सेकंड है इनेबल्स पीपल टू बी मोर सोशली डिजायरेबल। वो इसीलिए कि आप अपना बिहेवियर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी से कोई बात मनवानी है, तो मुझे अगर मैं सेल्फ अवेयर नहीं हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे इससे मनवानी है, तो मैं शायद अपना बिहेवियर भी मैनेज नहीं कर पाऊँगी और मैं सोशली अनडिज़ायरेबल वे में एक्ट करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से अपनी बात मनवानी है या क्या बेस्ट पॉसिबल वे होगा, तो मैं अपने बिहेवियर को भी मैनेज कर सकूँगी और लोगों के सामने भी मेरा एक अच्छा इमेज ही जाएगा। और अब अगर हम इसके नेगेटिव उस पे आते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बुरी भी फील हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीजें हैं या कुछ गिल्ट्स हैं, पास्ट रिलेटेड गिल्ट्स हो सकते हैं, रिग्रेट्स हो सकते हैं। तो अगर जो है आप ये सब फील करते हैं, यानी आप जब अपनी सेल्फ अवेयरनेस में जाते हैं, आपको जब अपने बारे में पता चलता है, तो आप ये देखते हैं कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये रिग्रेट्स हैं, ये चीज़ों का गिल्ट है, तो क्या हो जाएगा कि आप नेगेटिव फील करेंगे, आप और ज़्यादा अंडर स्ट्रेस आ जाएँगे और अनहेल्दी कोपिंग की तरफ आप चले जाएँगे। जिसमें क्या आ सकता है कि आप अल्कोहल वगैरह की तरफ जा सकते हैं या एक्सट्रीम अगर हम एस्केप देखें तो सुसाइड। अ, इसकी तरफ लोग इसीलिए जाते हैं ज़्यादातर क्योंकि वो जो उनकी सेल्फ अवेयरनेस होती है अपने बारे में कि उनकी थॉट्स में क्या चल रहा है, उनके इमोशंस में क्या चल रहा है, वो उनको जो है वो एक एक्सट्रीम जो है वो एस्केप की तरफ लेके जा सकती है। सो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो अच्छी भी है और कभी-कभार ये बुरा भी हो सकता है, लेकिन बुरा होने की सूरत में वी हैव द चॉइस, वी कैन डील इट मोर इफेक्टिवली अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास चले जाएँ। नेक्स्ट है सेल्फ नॉलेज आएगी कहाँ से, वेयर कैन इट कम। सो अगर हम देखें एक सोशियोलॉजिस्ट है चार्ल्स हॉटन, उनका कॉन्सेप्ट है लुकिंग ग्लास सेल्फ का। लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि हम ये देखें या ये इमेजिन करें या ये अपना एक परसेप्शन बनाएं कि हाउ डज वी अपेयर टू
अदर पीपल, हम लोगों के सामने कैसे नजर आते हैं या वो हमारे बारे में कैसा सोचते होंगे, वो हमें एक कैसा इंसान समझते होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इमेजिन करूं कि मैं अपने आसपास के लोगों को या मैं अपने कलीग्स को कॉन्फिडेंट लगती हूँ या मैं शाय लगती हूँ, मैं अप्रोचेबल लगती हूँ या मैं डिस्टेंट लगती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक अपना परसेप्शन होगा, मैं जाके लोगों से पूछ नहीं रही। दैट्स ओनली माय परसेप्शन कि मैं लोगों को कैसी नजर आती हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है अपने अपने बारे में समझने का, कि हमारी सेल्फ नॉलेज को इन्हांस करने का, कि अच्छा हम किस तरीके से जो है वो सामने वाले के सामने हमारा इमेज है या हम नजर आते हैं। और जो हमारा ये परसेप्शन होता है वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ऑब्वियसली अगर मुझे ये लगेगा कि मैं सामने वालों को पसंद आ रही हूँ या वो मुझे एक फेवरेबल क्वालिटीज अटैच कर रहे हैं मेरे साथ, फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं मुझे, मुझे किसी भी तरीके से और भी कोई पॉजिटिव या नॉलेजेबल समझ रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो मैं अच्छा फील करूंगी, मेरी सेल्फ स्टीम अच्छी होगी, मेरी आगे प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सामने वाले लोगों को स्टूपिड लग रही हूँ या मैं सामने वाले लोगों को जो है वो वियर्ड लग रही हूँ, तो मेरे एक्शंस और मेरा बिहेवियर, मेरे इमोशंस सारे इस चीज से जो है वो अफेक्ट होंगे और मैं शायद उतना ही वियर्ड एक्ट भी करने लग जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास आते हैं, जिनको सोशल फोबिया या हम कह लें कि सिचुएशंस का फियर होता है, लोगों का फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन होता है उनको। तो अब वो क्या करते हैं, उनका उनको जब हम ये पूछते हैं कि आपके थॉट्स में क्या चलता है, तो वो हमेशा से यही कहता है कि हमें लगता है कि सामने वाले को हम स्टूपिड लग रहे होंगे या सामने वाले को लग रहा होगा कि ये बहुत वियर्ड सा बंदा है। सही है, तो जब उन्हें ऐसे लग रहा होता है तो वो और ज्यादा जो है वो क्योंकि शाय भी करते हैं उन सिचुएशन से, तो ज्यादा लोगों से बात नहीं करते, तो लोग कहीं ना कहीं उन्हें वाकई समझने लगते हैं कि यार ये शायद इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में या कुछ भी ऐसा। अब एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको केस एग्जांपल दूं, तो फॉर माय क्लाइंट, तो क्लाइंट जो है उसको मैंने कहा कि आपने सिचुएशन में जाना है और आपने देखना है कि क्या हुआ, आपने सिर्फ अपने अवेयर करना है अपने आप को कि क्या चल रहा है। तो क्लाइंट गया अपने, एक पार्टी थी उसमें गया और सामने से एक बंदा आया और उसने उससे कॉन्वर्सेशन में एंगेज किया। तो क्योंकि वो पहले ही फियरफुल था, जिसको सोशल फोबिया था, वो पहले ही फियरफुल था कि आई डोंट नो मैं कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ या क्या, तो वो बहुत एहतियात से बात कर रहा था, बहुत चॉइस ऑफ वर्ड सोच सोच के, बहुत कैलकुलेशन से बात कर रहा था कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से। इतनी कैलकुलेशन में सामने वाला जो है वो थोड़ा सा ऑड होना शुरू हो गया कि शायद ये इतने जो छोटे छोटे जवाब दे रहा है, ये ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, तो वो बंदा दूसरी तरफ चला गया। सही है, तो अब मेरे क्लाइंट के जहन में जो है वो यही आ गया कि सी नो वन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, और वो बंदा जो दूसरों से 10-10 मिनट बात कर रहा था, उसने मुझसे 2 मिनट में कॉन्वर्सेशन एंड करके ही मूव्ड ऑन। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो भी ये सेंस होता है कि हम लोगों को किस तरीके के नजर आ रहे हैं, उससे हमारे अंदर जो इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उससे हमारा बिहेवियर भी अफेक्ट करता है। सही है, तो आगे मूव करते हैं। सेकंड जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि सोशल कंपैरिजन, जैसे पहला तरीका था कि आप इमेजिन करें कि आप लोगों को कैसे अपेयर हो रहे हैं, और सेकंड जो है वो ये है कि सोशल कंपैरिजन आप करें। यानी इसमें इसकी दो टाइप्स होती हैं, अपवर्ड सोशल कंपैरिजन और डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन। अपवर्ड सोशल कंपैरिजन ये है कि आप जिस भी अपनी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें उन लोगों के साथ कंपेयर करें जो उस क्वालिटी में अच्छे हैं। और डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन जो है वो ये होता है कि आप उससे कंपेयर करें जिससे जो है जो आपसे वीक है उस क्वालिटी में। अब इन दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, कोई भी चीज बुरी नहीं है, इन दोनों के प्रोसेस में अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की है और उसको जो है म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो अगर अपने आप को अपनी क्लास में उससे कंपेयर करती है जो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, तो हो सकता है दो दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये हो सकती है कि वो ये सोचे कि मुझे भी इसी की तरह करना है, ये जैसे म्यूजिक बनाता है मुझे भी इस तरीके से बनाने की कोशिश करनी है, यानी मोटिवेशन उसकी इनहांस हो जाए।
ठीक है? और इसका डाउन क्या हो सकता है कि वो स्ट्रेस्ड आउट फ़ील करने लगे कि मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, और ज़ाहिर है वो जब उससे कंपेयर कर रही होगी तो वो रिज़ल्ट्स भी देख रही होगी, वो हर चीज़ देख रही होगी, तो वो डाउन साइड भी है इसकी, सही है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन इटसेल्फ कि वो किस तरीके से चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करता है। सेम इज़ द केस विद डाउनवर्ड सोशल कंपैरिज़न कि यहाँ पे भी क्या चीज़ है कि अगर मैं अपने आप को किसी कम वाले से कम कैपेबिलिटी वाले से कंपेयर कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं थोड़ी नार्सिसिस्टिक हो जाऊँ, या मैं अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ उन पे कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है। अब इससे ये इसका डाउन क्या है कि मुझे अपना जो है कैपेबिलिटीज़ पे काम करना मैं छोड़ दूँगी। मेरी कैपेसिटी जो है वो वहाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है? ये इसकी डाउन साइड है, और इसकी अपसाइड क्या हो सकती है कि आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर हो सकती है, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि स्टिल ठीक है, मैं क्लास के टॉप पे नहीं हूँ, लेकिन स्टिल आई एम बेटर देन दीज़ पीपल, सही है? तो दोनों प्रोसेसेस के अप एंड डाउन्स हैं। इन दोनों प्रोसेसेस से भी, यानी अपवर्ड सोशल कंपैरिजन और डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन, इन दोनों से भी हमें ये समझ में आता है कि हम किस तरीके से अपनी सेल्फ को देख सकते हैं, सही है? यानी हमारी सेल्फ अवेयरनेस इससे भी समझ में आती है। नेक्स्ट क्या है कि सेल्फ इमेज इन एक्चुअल बनता कैसे है? जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी बात की कि इट परसेप्शन जो आपकी आती है ना, वो आपकी सेल्फ इमेज से आती है, यानी आप अपने बारे में क्या समझते हैं कि आप क्या हैं, हु आई एम। और हु आई एम कौन बनाता है? आपके अर्ली इमोशनल एक्सपीरियंसेस, यानी आपके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस, आपके एडोलेसेंस के एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी बनने का मेजर जो है वो टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पे आपके जिस किस्म के इमोशनल एक्सपीरियंसेस रहेंगे, आपका हु आई एम का कॉन्सेप्ट जो है वो वैसा ही बनता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी 2 मिनट लें सब, और आईज क्लोज करें और अपने बारे में सोचने की कोशिश करें कि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे थे। अब वो लोग जिनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यानी अगर हम प्राइमरी केयर गिवर्स की बात करें, पेरेंट्स की, टीचर्स की, या बेसिक फ्रेंड्स की, तो ये हमारे क्योंकि क्लोज उसमें आते हैं, सर्किल में आते हैं। इन लोगों के आपके साथ जितने अच्छे ताल्लुकात रहे होंगे, जितने अच्छे रिलेशनशिप्स रहे होंगे, इन लोगों ने आपको जितना अच्छा फीडबैक दिया होगा, उन लोगों की सेल्फ एस्टीम बेहतर होगी। और उन लोगों के जो अगर इमेजिन कर रहे हैं अपनी आईज क्लोज करके, और उनकी कोई बुलिंग की हिस्ट्री है, या पेरेंटल अब्यूज है, या पेरेंट्स ने बहुत रिडिक्यूल किया है, या फ्रेंड्स या पीयर्स की तरफ से उन्होंने इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो शेकी होंगे अपने सेल्फ इमेज में। उनको हु आई एम जब वो अपने आप को डिफाइन करते होंगे, तो वो इनएडिक्वेट फील करते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके इमोशनल एक्सपीरियंसेस इस तरह के रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो कोर इमोशनल नीड्स होती हैं बचपन में, फॉर एग्जांपल नीड टू बी लव्ड, नीड टू बी एक्सेप्टेड, इस तरह की जो भी नीड्स हैं, नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, नीड टू बी प्रोटेक्टेड, नीड टू बी सेफ, ये हमारी प्राइमरी जो सर्कल है उसने फुलफिल करनी होती हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली सबसे पहले तो पेरेंट्स आ जाते हैं, फिर जब हम स्कूल गोइंग होते हैं तो उसमें टीचर्स आ जाते हैं, और जब हम दोस्त बनाना शुरू करते हैं तो हमारे पीयर भी आ जाते हैं। अगर वो हमारी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करते हैं, वहाँ हम एम्प्टी रह जाते हैं, तो हमारा जो हु आई एम या सेल्फ इमेज होगा, वो अच्छा नहीं होगा अपने बारे में। और अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और उनकी बुलिंग वगैरह की या पेरेंटल अब्यूज की हिस्ट्री होती है, तो उनके जहन में और उनके कानों में वही सेंटेंसेस हर टाइम गूंजते हैं कि जैसे पेरेंट्स ने अगर कह दिया कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू यू आर नॉट, जैसे टीचर्स कह देते हैं यू आर अ वेरी बैड स्टूडेंट, यू डोंट हैव द लर्निंग कैपेसिटी, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं, तो वो आगे उनकी लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ इमेज जो है वो एक इस तरह आप इसको अंडरस्टैंड करें कि आपके जितने अच्छे इमोशनल एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी अच्छी उतनी सेल्फ इमेज बनती है, और जितने आपके अर्ली जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो बुरे होंगे, उतना आपका जो है वो सेल्फ इमेज डैमेज्ड हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाई पीपल सीक सेल्फ नॉलेज। लोग अपने सेल्फ के बारे में नॉलेज क्यों लेना चाहते हैं? तो इसके 3 मोटिव्स हो सकते हैं। वन इज द अप्रेजल मोटिव। अप्रेजल मोटिव क्या है कि हम देख सके कि हमारे सच क्या है अपने बारे में, यानी हम हैं कैसे इंसान।
ठीक है? हम अपने आप को किस तरीके से देखें, अप्रेज़ किस तरीके से देखें, हम अपने आप को क्या मीनिंग असाइन करें, इसलिए हम सेल्फ नॉलेज की तरफ जाते हैं। सेकंड इज़ सेल्फ एनहांसमेंट मोटिव। सेल्फ एनहांसमेंट मोटिव क्या है कि जब हमें अपने आप को बूस्ट करना होता है, अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपने सेल्फ इमेज को, तो हम अपने बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें, फ्लैटरिंग थिंग्स जो हैं, वो अपने बारे में ढूँढने की कोशिश करते हैं, क्वालिटीज़ ढूँढने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने सेल्फ को एनहांस कर सकें। थर्ड इज कंसिस्टेंसी मोटिव। कंसिस्टेंसी मोटिव क्या है कि एक हमारा जो भी करंट बिलीफ है अबाउट द सेल्फ, कि जैसे मेरा अगर बिलीफ है कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन या आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, तो मैं जो है वो कंफर्मेशन लूँ कि अपने आसपास से, सेल्फ नॉलेज से, कि यार मैं वाकई अपने बारे में सही सोच रही हूँ या नहीं, ताकि उसमें कंसिस्टेंसी आ सके, वो एक री हो जाए मेरा नोशन जो मेरे अपने बारे में है। अब हम आते हैं सेल्फ स्टीम पे। सेल्फ इमेज से ही बेसिकली सेल्फ स्टीम बनती है, यानी हम ओवरऑल अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, या ओवरऑल अपने आप को कैसे इवेलुएट करते हैं कि हाउ आई एम एज अ पर्सन। ठीक है? और ये हमारी एडजस्टमेंट में वही जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल्स में डिस्कस किया कि हमारी एडजस्टमेंट का बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। हम अगर अपने बारे में, हमारी सेल्फ स्टीम अच्छी होगी, तो हमारे चांसेस है कि हम प्रोडक्टिव होंगे, हम अपने रिलेशनशिप्स में अच्छे होंगे, हम अपनी फैमिली लाइफ में, एकेडमिक्स में, सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, इन सब चीज़ों में हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। तो पॉजिटिव जो है सेल्फ स्टीम, वो हमारी वेल बीइंग के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम होने का और जो हम सक्सेस से उसको रिलेट कर रहे हैं, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेसर्स नहीं आएंगे इफ यू हैव अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। ऐसा नहीं है, स्ट्रेसर्स आएंगे, बट इफ यू हैव अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, तो आप उसका इन्फ्लुएंस अपने पे, या जो इम्पैक्ट है उन स्ट्रेसर्स का, उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर एबल टू मैनेज दोज इफेक्ट्स, ऑब्वियसली आप पे स्ट्रेस का उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना किसी लो सेल्फ स्टीम के बारे में आएगा। क्योंकि जो लो सेल्फ स्टीम वाले हैं, वो हर इवेंट को जो है वो अपने साथ नेगेटिवली रिलेट करते हैं, और जो है बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं चीजों को। तो जो एक आपका रिस्पॉन्स आना होता है, वो स्टिमुलस से बड़ा आता है। ठीक है? यानी एक स्टिमुलस है, एक रिस्पॉन्स है। तो अगर जो है आपकी सेल्फ स्टीम नेगेटिव है या पुअर है, अपने बारे में लो है, तो स्टिमुलस कम होगा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो है वो दैट वुड बी एग्जैजुरेटेड। सही है? तो जब एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स होगा, तो ऑब्वियसली हमारी एडजस्टमेंट में जो है वो मुश्किल होगी। सेल्फ स्टीम, वही हाई सेल्फ स्टीम की बात की है कि पॉजिटिव व्यूज होना अपने बारे में, यानी मैं ये समझूं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने साथ सारी फेवरेबल जो है वो क्वालिटीज अटैच करना शुरू कर दूं। लो सेल्फ स्टीम इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू, और मैं अपने बारे में अपने साथ नेगेटिव जो है वो व्यूज अटैच कर दूं, अपने साथ जो है जो पुअर वीकनेसेस हैं बेसिकली, उनको ज्यादा इन्हांस करूं कि आई कैन नॉट डू दिस, आई एम नॉट गुड एट दिस, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो मैं अपने आप को बोलूं। लो सेल्फ स्टीम के अगर हम रिसर्चेस देखें, तो उनकी ये सारे जो हैं वो बिहेवियर्स होते हैं कि ऑब्वियसली उन्हें फेल होने से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये उनके बारे में जो उनका नोशन है कि आई एम अ फेलियर या आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वो रीइंफोर्स हो जाएगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन, वो हमेशा, जैसे मैंने जब हम सेल्फ स्टीम पे से पहले सेल्फ इमेज पे आए थे, तो मैंने जब आप लोगों को कहा था कि आप 2 मिनट के लिए अपने बारे में सोचें, तो और मैंने कहा था कि जिनके पुअर इमोशनल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे या लो उन्होंने फील किया होगा, तो उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट शेकिंग होगा, उनका सेल्फ इमेज अपने बारे में शेक ही होगा। सही है? यानी वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। उन्हें अगर कोई कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा, तो वो उसको फौरन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो उसमें कंफ्यूज रहेंगे कि वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर द अदर पर्सन इज सेइंग द ट्रुथ और नॉट, वो इस चीज में ही कंफ्यूज रहेंगे। तो वो कॉम्प्लीमेंट्स भी लेने में जो है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, वो बेसिकली उनके जो अपने बारे में व्यूज हैं उनसे मैच नहीं कर रहा होता, उनके अपने बारे में इतने नेगेटिव व्यूज होते हैं। फोकस ऑन सेल्फ प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली अपने इर्द गिर्द एक शेल अपने बना लेते हैं, कैप्सूल में अपने आप को बंद करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ, कि ना कोई करीब आएगा, ना कोई हर्ट कर सकेगा, या ना हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर जाएंगे, और ना हमें कोई प्रोबेबिलिटी होगी कि हम उसे फेल कर सकते हैं। तो वो सेल्फ प्रोटेक्शन पे इतना ज्यादा फोकस होता है कि वो ना चैलेंजेस लेते हैं, ना अपॉर्चुनिटीज लेते हैं, ना, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताई
एंजाइटी ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट जिसको सोशल फोबिया था, और जो अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मैं स्टूपिड साउंड ना करूं, मैं वियर्ड साउंड ना करूं, अब वो वाकई में वियर्ड साउंड करने लग गया, क्योंकि वो इतना कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दे रहा था, ये इतना सोच सोच के अगले के जवाब में जो है वो अपना आंसर देने की कोशिश कर रहा था कि वो वियर्ड लगना शुरू हो गया। ठीक है, तो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन पे उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है। ऑब्वियसली दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जब सेल्फ एडजस्टमेंट की पुअर होगी तो दे वुड बी मोर प्रोन टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी और नेगेटिव जो भी सिम्टम्स हैं। हम इनका फिजियोलॉजिकल उस पे आ जाएं तो दे may suffer from chronic pain, headaches, respiratory infections, GI problems, irritable bowel syndrome बहुत ज़्यादा common है because it's stress related. जब low self esteem है, you're more prone to stressors, क्योंकि आप जो stress है उसको meaning ही negative assign करते हैं, तो आपका जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा common है। सो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो आपके बहुत ज़्यादा रिलेट करती है कि आप किस तरीके से आगे लाइफ में लेके जाएंगे, और जब लो सेल्फ एस्टीम है तो आप स्ट्रेस से प्रोन होंगे ही होंगे। सही है। जैसे मैंने पहले बताया कि इवेंट्स स्ट्रेसफुल उन लोगों की भी लाइफ में आते हैं जिनकी पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है, लेकिन उसको वो क्या मीनिंग असाइन करते हैं वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू कलीग्स आर वर्किंग एट द सेम ऑफिस, दोनों को एक नया चैलेंजिंग टास्क दिया जाता है। अ पर्सन विद अ गुड सेल्फ एस्टीम वो उसको एज अ चैलेंज, एज एन अपॉर्चुनिटी देख सकता है, तो उसको कोई स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। उसको एक यू स्ट्रेस या पॉजिटिव स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, जो मोटिवेटेड रखता है हमें कुछ काम करने के लिए, उसको वो फील होगा, एंड ही और शी विल बी मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ वर्क। जबकि जिसकी लो सेल्फ एस्टीम होगी वो उसको एज एन एडेड स्ट्रेस देख सकता है, कि क्योंकि उसकी लो सेल्फ एस्टीम है, वो पहले ही अपने आप को एडिक्वेट नहीं समझ रहा, तो वो फौरन से इस तरह के बिलीव्स बनाएगा कि आई कैन नॉट डू दिस, आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। और जब वो ये सोचेगा तो ऑब्वियसली वो उस तरीके का प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं दे पाएगा जितना रिक्वायर्ड है। सही है। सो बेनिफिट्स क्या होते हैं हाई सेल्फ एस्टीम के? जैसे अभी इनिशिएटिव, अभी मैंने एग्जांपल की बात की कि अगर किसी को टास्क दे दिया जाता है तो द पर्सन इज कॉन्फिडेंट दैट ही और शी कैन डू द राइट थिंग, तो इनिशिएटिव लेने में जो है जाहिर है कोई स्पीकिंग का काम होगा, कोई प्रेजेंटेशन का काम होगा, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है, तो ही और शी विल बी मोर लाइकली टू इनिशिएट इट और जाके अपना इनपुट दे सकता है कि आई वांट टू डू दिस, आई कैन डू दिस। इसी तरीके से फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग जो है वो उनकी बहुत अच्छी होगी, उनका जो परसेप्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा। अ, आपकी बैड जो भी फीलिंग्स आती हैं उनको जो है वो कोप करने में सेल्फ एस्टीम जो है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम शेकी नहीं है यहाँ पे कोई स्ट्रेस अगर आ रहा है तो उसको एज अ स्ट्रेस ही देखा जा रहा है, उसको उसके साथ अपनी सेल्फ वर्थ अटैच नहीं कर दी जा रही कि ये प्रोजेक्ट अगर फेल हो जाता है या ये प्रोजेक्ट अगर उतना अच्छा नहीं होता तो आई एम अ बैड पर्सन या आई एम अ लूजर या आई एम अ फेलियर, ऐसा कुछ भी उनके जहन में नहीं आता। लेकिन लो सेल्फ एस्टीम वाले फौरन से उन चीजों को साथ अपनी सेल्फ वर्थ अटैच कर लेते हैं कि इफ आई एम एबल टू डू द टास्क आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ केपेबल पर्सन, एंड इफ आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस या डूइंग डिलीवरिंग गुड आउटपुट, तो आई एम नॉट केपेबल इनफ या आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस टास्क। सो अगर जो है वो फेल करेगा अच्छी सेल्फ एस्टीम वाला, तो ही और शी इज मोर लाइकली टू ट्राई अगेन, क्योंकि वही बात आ जाती है, सेल्फ वर्थ अटैच नहीं की हुई है उस टास्क के साथ, उसको टास्क को एज अ सिंपल टास्क ही देखा जा रहा है। से सो अब आते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं हाई सेल्फ एस्टीम के। नार्सिसिज्म सबसे बेसिक जो है वो हाई सेल्फ एस्टीम का नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी हाई हो जाती है कि वो नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं। नार्सिसिज्म जो है उसमें वो अपने अपने आप को इतना अच्छा या इतना बेस्ट समझने लगते हैं कि उन्हें आसपास के लोग या आम एवरेज लोग जो है वो उनको बहुत ज्यादा अपने से नीचा समझते हैं, अपने से कमतर समझने लगते हैं और उनके साथ ट्रीट भी वैसे ही करते हैं। सो नार्सिसिस्टिक जो लोग हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो ज्यादा वायलेंट होते हैं, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट होती है उनके अंदर कि वी आर इंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड एज स्पेशल बिकॉज वी हैव सम स्पेशल ट्रेट्स। तो इस तरीके से वो जहाँ भी जाएंगे वो आप समझ पाएंगे जो नार्सिसिज्म है उसमें सेल्फ बूस्टिंग बहुत ज्यादा है, अपनी क्वालिटीज बहुत ज्यादा बताएगा और इस
तरह के जो है वो उनमें सिम्टम्स होते हैं बेसिकली। सो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है सेल्फ एस्टीम का। और इसकी अगर हम इटियोलॉजी पे जाते हैं, साइकोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो नार्सिसिस्टिक वाले की सेल्फ एस्टीम जो है वो इनहेरेंटली बहुत पुअर होती है। और उस पुअर सेल्फ एस्टीम से बेसिकली कोप करने के लिए वो अपनी जो अपेरेंट सेल्फ एस्टीम बनाता है वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई बना लेता है। ठीक है? तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं उनकी एक्चुअल में सेल्फ एस्टीम लो होती है, और अपेरेंटली जो नज़र आ रही होती है, जो कैप्सूल के बाहर है, जो एक शेल के बाहर है, दैट इज़ हाई सेल्फ एस्टीम। सो मूविंग ऑन, जो हमारा सेकंड फैक्टर था अभी तक जो है वो सेल्फ अवेयरनेस का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बेसिकली हमें क्यों ज़रूरी है, हम किस क्या मोटिव्स होते हैं हमारे कि हम अपने बारे में सेल्फ अवेयर हों, अपने अपने बारे में नॉलेज लें। और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि नॉलेज आती कैसे कैसे। ठीक है? फिर हमने सेल्फ इमेज को टच किया है, हमने सेल्फ एस्टीम को टच किया कि जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज आती है हमारी सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है, हमारे सेल्फ इमेज जो है वो कैसे बनता है, हाई सेल्फ एस्टीम के क्या प्रोस कॉन्स हैं, लो सेल्फ एस्टीम के क्या प्रोस कॉन्स हैं। तो ये चीजें जो हैं वो आपने थोड़ा सा अपने जहन में रख लें। अब नेक्स्ट जब हम आते हैं फैक्टर पे, तो दैट्स वोलेशन, दैट इज बेसिकली डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। जो मैंने आपको बताया था कि आप इमीडिएट रिवॉर्ड को जो है वो छोड़ दें फॉर अ लार्जर फ्यूचर रिवॉर्ड। यानी आप ये देखें कि मुझे फ्यूचर में अपनी, क्योंकि सीजीपीए अच्छी चाहिए या फ्यूचर में मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो मैं अभी मेरा जो दिल कर रहा है कि मैं मूवी देख लूं या मैं हैंग आउट कर दूं जस्ट 1 डे और 2 डेज बिफोर द एग्जाम, तो मैं इसको, इस रिवॉर्ड को, क्योंकि एक अच्छी चीज है, आई फील गुड जब मैं ये करूंगी, मूवी देखूंगी या हैंग आउट करूंगी, तो मैं उसको फोगो कर सकूं, उसको जाने दूं इमीडिएट रिवॉर्ड को फॉर अ फ्यूचर लार्जर रिवॉर्ड। वही बात है, द कैपेसिटी टू कंट्रोल वंस इम्पल्सेस। ठीक है? बोथ टू स्टॉप डूइंग समथिंग इफ नीडेड, यानी अगर मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मैं मूवी देखना चाह रही हूँ, मैं उसको ना देखूं। ठीक है? एंड टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इफ नीडेड। और मेरा अगर दिल नहीं भी कर रहा पढ़ने का, लेकिन मुझे पता है कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरा पेपर है या मेरा क्विज है, तो मुझे पढ़ना मैं स्टार्ट कर दूं इवन इफ आई डोंट वांट टू डू इट। ठीक है? तो वोलेशन या डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन यही है कि इमीडिएट रिवॉर्ड को आप छोड़ दें फॉर अ लार्जर बेटर रिवॉर्ड जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। सो डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन पे एक मिशेल 1966 में इनकी स्टडी थी, द बिंज स्टडी इसको कहते हैं, या इसको जो है मार्श मेलो स्टडी भी कहते हैं। ये कुछ प्री स्कूलर्स पे जो है वो की गई थी। सो प्री स्कूलर्स को जो है वो चॉइस दी गई थी कि आपके पास ये मार्शमेलोज हैं, और कुछ बेसिकली इन एक्सपेरिमेंट्स में जो है मतलब दो ईटेबल्स आपको रखनी थी, और आपको बोला था कि अगर जो है अभी आप ये खाना चाहो, ठीक है, बच्चों को ये बोला था कि अगर आप ये अभी खाना चाहो तो आपके पास चॉइस है कि आप इन दोनों में से एक ले सकते हो। ठीक है? सो यू हैव द चॉइस टू पिक वन ईटेबल एंड ईट इट इमीडिएटली। लेकिन अगर आप वेट करते हो फॉर 15 मिनट्स, तो आपको जो है क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे, यानी डबल हो जाएगा। ठीक है? आपका रिवॉर्ड। सो इन्होंने क्या किया कि प्री स्कूलर्स को एक रूम में रखा, उनके सामने उनके ये ईटेबल्स रख दिए, और इसके बाद जो जो भी रिसर्चर थे वो वन वे मिरर बाहर चले गए उस रूम से, वन वे मिरर से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया उन्होंने बच्चों को कि ये प्री स्कूलर्स अब क्या डिसीजन लेते हैं। क्योंकि क्या है, जो इमीडिएट रिवॉर्ड है वो छोटा है, लेकिन अगर वो डिले करते हैं अपनी इमीडिएट रिवॉर्ड को, अपनी ग्रेटिफिकेशन को, तो उन्हें बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसके लिए डिले करना है। 15 मिनट्स का टाइम था। सो बेसिकली इस मार्श मेलो स्टडी में जो इसका एक निक नेम है, इससे उन्होंने ये देखा कि जो लोग, जो बच्चे डिले कर पाए थे, उनको जब उन्होंने फॉलो अप पे लिया बाद में आफ्टर a lot of years, तो उन्होंने देखा कि they were more successful than the others। अब इसमें ये नहीं है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्री स्कूल की बेसिस पे हम ये जजमेंट भी पास कर दें कि जिन्होंने डिले नहीं किया वो अनसक्सेसफुल ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो जिन्होंने डिले किया था वो ज़रूर सक्सेसफुल रहे थे, क्योंकि उन वो मैनेज कर पाए थे चीज़ों को, वो बहुत स्ट्रैटेजीज से चल पाए थे अपनी आगे फ्यूचर की लाइफ में। तो ये एक क्वालिटी है, यानी कि आप अपने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को जो है वो आप रोक सकें, और आप जो है अपना उसको डिले कर सकें फॉर अ बेटर रिवॉर्ड फॉर अ फ्यूचर। ठीक है?
सो बेसिकली उन्होंने जब फॉलो अप किया तो देखा जिन्होंने डिले की थी अपनी ग्रेटिफिकेशन, दे हैड अ हायर वर्बल एंड मैथ सैट स्कोर। उनके पेरेंट्स से जब लिया तो दे वर बेटर एबल टू कंसंट्रेट, यानी उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छी थी, दे वर बेटर एबल टू कोप विद फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। वही बात आ जाती है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। अब वही बात है कि अगर मैं फ्रस्ट्रेट फील कर रही हूँ और मैं फ़ौरन से चीखना चिल्लाना शुरू कर दूँ, दैट इज़ माय इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बिकॉज़ आई एम फीलिंग एन इमोशन एंड आई एम डिलिवरिंग दैट इमोशन। Okay, so I feel gratified after shouting a lot, after being aggressive. लेकिन अगर मैं उससे कोप करती हूँ फ्रस्ट्रेशन से, क्योंकि मुझे पता है कि इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, सो फॉर अ बेटर फ्यूचर के मैं फॉर एग्जांपल सोशली डिजायरेबल दिखूं या मैं अपने लिए कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना करूं, तो आई ट्राई कोपिंग माय फ्रस्ट्रेशन एंड माय स्ट्रेस। तो ये वो उन बच्चों के बारे में था, और टीचर्स ने भी जो है वो उन्होंने क्या बताया है कि ग्रेटर कॉग्निटिव एंड सोशल कॉम्पिटेंस जो है वो उन बच्चों में देखी गई थी। सो अब मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक जो हमारा है सेल्फ रेगुलेशन एंड इम्यून सिस्टम। सो यहाँ तक जो है वो हम पीछे क्लियर हो चुका है कि वोलिशन का हो गया, ग्रेटिफिकेशन का लो हो गया, सेल्फ अवेयरनेस हमारा पहला फैक्टर था, मोटिवेशन जो थर्ड फैक्टर था वो बेसिकली मैंने उसी टाइम बताया था कि वो सिंपल सा एक इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है आपको, दैट्स नॉट अ मेजर वन, लेकिन इस तरीके से मेजर हो सकता है कि वो अगर आप मोटिवेटेड होंगे फॉर योर गोल तो तभी आप ये सेल्फ रेगुलेशन की तरफ आएंगे। तो सेल्फ रेगुलेशन और इम्यून सिस्टम की जब हम बात करें तो इम्यून सिस्टम बहुत क्लोजली लिंक्ड है हमारे इनर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेन इज अ परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए किसी पिन का पॉइंट करना भी पेन हो सकता है, और किसी के लिए शायद कोई बड़ी चीज अगर उसे उस पे गिर जाए या उसको ठोकर लगे जोर से तो उसके लिए पेन हो सकता है। तो पेन इज अ परसेप्शन ऑफ द पर्सन जिसके साथ वो हो रहा है, तो इसलिए हम इनर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि व्हाट द पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग इनसाइड। तो वो डिप्रेशन हो सकता है, बेरीवमेंट हो सकता है, कुछ भी जो भी है। तो वो क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और ऑब्वियसली नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। यानी अगर आपका नेगेटिव अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या नेगेटिव फीलिंग्स हैं या स्ट्रेस है बेसिक सिंपल भी, वो आपके इम्यून सिस्टम को नेगेटिवली जो है वो अफेक्ट करता है। इवन जो है रिलेटिवली माइनर लाइफ स्ट्रेसेस, माइनर लाइफ स्ट्रेसेस में क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेगुलरली मुझे सुबह अगर ट्रैफिक जैम मिल रहा है तो मेरा मूड ऑफ होना शुरू हो रहा है, और उसको मैं अगर मैं अपने इमोशंस को डील नहीं कर रही हूँ, मैं सेल्फ रेगुलेट नहीं कर रही हूँ, तो क्या होगा कि मेरा मूड अपसेट सुबह सुबह होना शुरू हो जाएगा, और जब वो डेली बेसिस पे हो रहा है तो वो इम्यून सिस्टम पे बुरा असर छोड़ेगा, उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे वो एक माइनर लाइफ स्ट्रेस क्यों ना हो। सो अगर हम रिसर्च एविडेंसेस देखें तो अगर हम इसको बायोलॉजी से कनेक्ट करें, अब अपने इम्यून सिस्टम के ज़रा डिटेल में जाएं, तो डिप्रेशन क्या है, जो आपकी नेचुरल किलर्स किलिंग एक्टिविटी होती है ना सेल्स की कैंसर पेशेंट्स में, वो उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। यानी जो अगर एक कैंसर पेशेंट को डिप्रेशन भी हो गया है तो अब जो उसकी बॉडी में सेल्स ने वर्क करना था कैंसर के ऊपर वो नहीं होगा, वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, या वो बहुत स्लो होगा। सही है। फिर कुछ स्टडी से जो है वो ये पता चला है जो मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, उनकी भी जो अपनी मैक्रोफेजेस का क्या काम है, जैसे चोट वगैरह लग रही है तो हील करने का जिनका काम है, उनकी भी जो है वो बहुत स्लगिशली जो है वो मूव करेंगे, जो डिप्रेस्ड पेशेंट्स होंगे, यानी उनकी भी जो एक्टिविटी है वो भी रिप्रेस हो जाएगी, और इम्यून सिस्टम पे ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट आएगा हमारा। इसके बाद न्यूरोपेप्टाइड्स का अगर हम देखें तो वही बात है कि हमारे लिम्बिक सिस्टम को अगर हम देखें तो लिम्बिक सिस्टम हमारा क्या चीज देख रहा होता है, इमोशनल रिएक्शंस या इमोशंस को बेसिकली हैंडल कर रहा होता है। जो भी इमोशंस हमारे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसकी सारी हैंडलिंग मैनेजमेंट वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर होती है, सही है। तो न्यूरोपेप्टाइड जो हैं वो हमारे ज्यादा जो है वो कंसंट्रेशन में लिम्बिक सिस्टम में आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम इमोशन जितना एग्जैजरेटेड फील करेंगे उतना ज्यादा हम जो है वो स्ट्रेस में जाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई एम एग्जैजरेटेडली फीलिंग सैडनेस, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रही है। अगर मुझे जो है फॉर एग्जांपल एंजाइटी के हार्मोन्स मेरे बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं
तो वो अलग मेरे जो है उसको अफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इस चीज़ को आपने देखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिर्फ़ डिप्रेशन की बात करें, तो डिप्रेशन में क्या है कि सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो आपके क्या होगा कि उसकी हैंडलिंग नहीं होगी, पॉज़िटिव जब इमोशन ही फ़ील नहीं होगा आपको, तो आप किस तरीके से जो है वो अपने इवेंट्स को जो है वो मैनेज कर पाएँगे। सो ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। फिर हम अगर आगे जाएँ तो वही सारी इसमें भी डिप्रेशन की बात हो रही है कि जो है, जो आपका कॉर्टिसोल या बेसिकली जो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को जो हम कहते हैं, तो वो जो है वो उसको स्टिमुलेट कर देता है बेसिकली। आपका जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जब वो स्टिमुलेट हो जाता है तो आपका इम्यून फंक्शन जो है वो उसको सप्रेस कर देता है। ठीक है, क्यों सप्रेस कर देता है? क्योंकि वो उसका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। जब फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है तो इम्यूनिटी से जो है वो उसका फोकस जो है वो कम हो जाता है और वहां से उसका हट जाता है। तो आपके इम्यूनिटी पे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है। सो जितने भी यहाँ पे रिसर्चेस जो हैं वो शेयर हुए हुए हैं, उनसे आपको पता होगा कि इम्यूनिटी पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, या किसी भी किस्म के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, ये नेगेटिव इमोशंस का। नेगेटिव इमोशंस आपकी इम्यूनिटी को हमेशा नेगेटिवली ही इन्फ्लुएंस जो है वो करेंगे। सो लेक्चर यहाँ तक था। समराइज करते हैं एक दफा फिर से इसको, कि हम लोगों ने जो है वो, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सेल्फ रेगुलेशन पे हमने बात की। सेल्फ रेगुलेशन क्या था हमारा, कि हम अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स उनको मैनेज कर सकें, उनको एक कैलकुलेटेड वे में जो है वो ले सकें। क्या सेल्फ रेगुलेशन को जो है वो दो चीज़ों ने किया था, एक सेल्फ अवेयरनेस थी और एक डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन थी। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस ये था कि हम अपने बारे में किस तरीके से जो है वो नॉलेज ले सकें। दैट्स बेसिकली नॉलेज अबाउट सेल्फ। कैसे ले सकते हैं? इसमें हमारे पास दो तीन चीजें थी, जिसमें लुकिंग ग्लास वाला था, यानी हम खुद से इमेजिन करें कि हाउ वी अपेयर टू अदर पीपल। और डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन फिर इसमें आ जाता है। सॉरी, जब इसमें लुकिंग ग्लास सेल्फ के अलावा हमारा सोशल कंपैरिजन था, जिसमें अपवर्ड कंपैरिजन और डाउनवर्ड कंपैरिजन भी था। उससे भी हम अपने बारे में करते हैं। फिर हमने सेल्फ इमेज की बात की, कि सेल्फ इमेज जो है वो, अगर आपके अर्ली एक्सपीरियंसेस जो हैं वो पुअर रहे हैं इमोशनली, तो आपके जो सेल्फ इमेज है वो शेकी होगी और आप थोड़े इनएडिक्वेट फील करेंगे अपने आप को। लेकिन अगर आपके जो है वो अच्छे एक्सपीरियंसेस रहेंगे तो आपकी सेल्फ स्टीम बेहतर होगी। तो सेल्फ स्टीम जो है वो हाइज और लोज के दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हर चीज एक ऑप्टिमल लेवल पे अच्छी लगती है। अगर हाई सेल्फ स्टीम भी ऑप्टिमल लेवल को क्रॉस कर रही है तो दैट बिकम्स नार्सिसिज्म, और नार्सिसिज्म जो है दैट्स वेरी अनहेल्दी। और प्रॉपर अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें तो उनकी इम्पेयरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बाद जो है वो डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन है, जिसमें हमने एक स्टडी भी जो है वो देखी है। डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या है, कि आप एक फ्यूचर लार्जर रिवॉर्ड के लिए अपने जो इमीडिएट रिवॉर्ड्स हैं उनको कम कर सकें, उनको छोड़ सकें, उनको फोरगो कर सकें। नेक्स्ट इज, जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया वो बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन का इन्फ्लुएंस था ऑन द इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम पे जो है वो सेल्फ रेगुलेशन का जो है वो हमने देखा कि अगर हम सेल्फ को रेगुलेट नहीं करते हैं प्रॉपरली, और डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, या किसी भी किस्म के नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं, तो दैट हैज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द टॉपिक। और आप किसी के अगर क्वेश्चन है तो वो चैट में मुझे भेज सकता है। ओके। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो किसी का ये क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु हैड अ हाई सेल्फ स्टीम टर्न्स टू लो सेल्फ स्टीम? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब सिग्निफिकेंट उसके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, या कोई भी ऐसा इवेंट जिसने उसको सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया है। किस किस्म के इवेंट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ अ क्लोज्ड वन, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, या डिवोर्सेस, या ब्रेकअप्स। इसमें क्या है कि वही बात है कि हम जब दूसरों से अपना फीडबैक लेते हैं, तो अगर जैसे ब्रेकअप है तो जाहिर है नेगेटिव बहुत ज्यादा फीडबैक मिला है। तो इफ आई हैड
हाई सेल्फ एस्टीम अर्लियर इन द रिलेशनशिप और बिफोर द रिलेशनशिप, उस फीडबैक के बाद क्या हुआ कि मेरी जो है, क्योंकि उसने इतना मेरे अंदर फीड कर दिया कि आई एम नॉट वर्दी इनफ या आई एम नॉट गुड इनफ, कि वो मेरी हाई सेल्फ एस्टीम जो है वो लो में कन्वर्ट हो गई। फिर इसी किस्म के पेपर एग्जाम फेलियर्स, मेजर एग्जाम फेलियर्स, वो आपकी सेल्फ एस्टीम को हाई से लो की तरफ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में फिर इनएडिक्वेट फील करना शुरू कर देते हैं कि आई एम अ फेलियर या आई एम अ लूजर, आई वाज़न्ट एबल टू डू दिस। ठीक है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, next is what is the difference between who I am and the self esteem? Basically ये एक ही चीज है, who I am और self esteem में कोई फर्क नहीं है। who I am is my self image, और self esteem को हम अगर हम कहें तो that is the self evaluation, यानी हम अपनी self को evaluate किस तरीके से कर रहे हैं, कि कितनी qualities हैं हमारे अंदर, कितनी जो है वो weaknesses हैं, हम actually as a person हैं कौन। ठीक है, तो that's basically the same thing. Okay. What can we do to help someone with low self-esteem? Yes. लो सेल्फ स्टीम के लोगों को जितने इनकरेजर्स देने चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए। उनकी सेल्फ स्टीम पहले ही बहुत लो है, तो आपका एक मजाक कर देना, वो आपकी तरफ से मजाक होगा, वो आपकी तरफ से जोक होगा, लेकिन वो उसके लिए जो है वो एक और नेगेटिव रीइंफोर्सर बन जाएगा कि येस आई एम अ लूजर, या आई एम अ फेलियर, या आई डोंट लुक गुड, या आई एम नॉट गुड इनफ। इस तरह के उनके कांस्टेंट यही थॉट्स उनके जहन में चलती रहती हैं। तो अगर आपको उसको हेल्प करना है तो कॉन्स्टेंटली उसको बार बार इनकरेज करें। जब वो अपने अपने कानों में, अपने जहन में अच्छी बातें सुनेगा अबाउट अपनी अपनी सेल्फ के बारे में अच्छी बात सुनेगा, और ज्यादा लोगों से सुनेगा, तो जितने ज्यादा लोगों से सुनेगा तो वो लो सेल्फ एस्टीम से ऑब्वियसली उसकी सेल्फ एस्टीम आहिस्ता आहिस्ता मैनेज होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों की अर्ली टाइम पे जो है वो लो सेल्फ एस्टीम थी, लेकिन जब उन्हें स्कूल्स में टीचर्स ने, बाद में पीयर्स ग्रुप जो उनका है या क्लासमेट्स हो गए, उन्होंने जब बहुत अच्छा इनकरेज किया और बहुत अच्छे जो है वो रिमार्क्स देना शुरू किए, तो उनकी सेल्फ एस्टीम बिकेम बेटर। ओके, और बाकी अगर बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम है कि वो बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको जो है वो किसी प्रोफेशनल के पास भेजें, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें, काउंसलर के पास भेजें, ताकि जो भी उसके अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस है उनका पेन कम किया जा सके, उन चीज़ों को मैनेज किया जा सके, उसका इमोशनल रिलीज हो सके प्रॉपर, और वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सके। Okay, so next question we have is, okay, can we get your personal email for any online mental advice? Uh, मैं एक्चुअली AQ खान में ही होती हूँ, सो यू कैन कम एनी टाइम टू द हॉस्पिटल फॉर द एडवाइस। ईमेल्स पे हम जो है फिलहाल नहीं करते हैं, बिकॉज ईमेल पे समझाना बात को, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, दैट्स अनदर थिंग। ठीक है, लेकिन आप जो है वो मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, AQ खान में कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये कि आई डील प्राइवेटली क्लिनिक और जो भी है ऑनलाइन सेशंस, तो अगर आपके लिए हॉस्पिटल आना मुश्किल है तो आप मुझे जो है AQ खान में कांटेक्ट करके उनसे मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर ऑपरेटर आपको दे देगा। ठीक है, तो आप मुझसे डायरेक्ट उस पर भी बात कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। लेक्चर एक ने कॉम्प्लीमेंट किया, थैंक यू सो मच, मेरी सेल्फ एस्टीम अच्छी हो गई इससे। ओके, next is okay, are you doing online counseling these days? Yes, I am doing online counseling, but that's my private thing। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप बिल्कुल मेरा जो है वो कांटेक्ट नंबर ऑपरेटर से ले सकते हैं। आप जो AQ खान का नंबर है, आप उस पर कॉल करें, आप बोले मिस्टर मीना मुजफ्फर का कांटेक्ट नंबर हमें दे दीजिए, वो आपको कांटेक्ट नंबर दे देंगे, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और आप सेशंस लेना चाहें तो आप सेशंस भी ले सकते हैं। सो आई गेस थैंक यू सो मच। किसी का और क्वेश्चन है तो वी हैव 5 to 10 minutes मोर। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अभी कर ले, हम 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। सो वी मूव ऑन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी हो रही है।
Okay, so we have a new question: how to cope from a mental emotion or a trauma. देखो सी जो ट्रॉमा है ना उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस किस किस्म का ट्रॉमा है। कुछ ट्रॉमास जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अब और जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल डिवोर्स हो गई है किसी की, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है, फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप का जो है वो आपकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई है, बहुत क्लोज फ्रेंड ने आपको छोड़ दिया है। अब ये अनकंट्रोलेबल ट्रॉमास हैं, यानी आप उस फ्रेंड को वापस नहीं ला सकते, आप उस पार्टनर उस स्पाउस को वापस नहीं ला सकते, आप जो मर गया है आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो उस टाइम पे जो है वो ट्रॉमा की बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं। और दूसरी चीज होती है जो ऐसे ट्रॉमास जो हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर कंटिन्यूसली इन अ रिलेशनशिप दैट्स अब्यूजिव, तो उसमें क्या है कि आपको फिर उसको लेट गो करना सिखा सकते हैं। ठीक है, बेसिक जो ट्रॉमा से कोप करने का होता है वो यही होता है कि इमोशनल रिलीज पे हमारा पहला काम होता है कि जाहिर है उस ट्रॉमा के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है आप पे, जो भी नेगेटिव इमोशंस आपने फील किए हैं, तो उन नेगेटिव इमोशंस को वर्बलाइज करना प्रॉपरली एक प्रोफेशनल के सामने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोसाइटी आपको जजमेंट्स बहुत पास करती है। वेर एज ऑन द अदर हैंड द प्रोफेशनल, वो हम लोग जैसे आपको जज नहीं करते फॉर योर इमोशंस, किस भी किस्म के आपको इमोशंस फील हो रहे हैं। सो आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि अ, जो इमोशनल रिलीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इमोशनल रिलीज पे काम करते हैं। उसका जो पेन का एलिमेंट है, ऑब्वियसली मेमोरी, हम इंसान हैं, कंप्यूटर्स नहीं है कि आपको एक फोल्डर समझ में नहीं आ रहा है, बुरा लग रहा है, आपने उसको डिलीट किया और कल से वो मेमोरी में नहीं है। इंसान है, हमारी मेमोरीज में रहती हैं और पेनफुल मेमोरीज का ज्यादा इम्प्रिंट जो है वो स्ट्रांग होता है हमारी मेमोरीज पे। तो हम उसका पेन कम कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेमोरी से निकाल देंगे। लेकिन जब पेन कम हो जाता है ना तो लाइफ में उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। फिर जो उससे इम्पैक्ट आ रहा होता है लाइफ में, फिर हम उनको डे टू डे लाइफ में ये सिखाते हैं कि वो जो भी आगे इवेंट्स आ रहे हैं उनको सिंगल इवेंट देखें और पेंट अप ना करते जाएं। अपने पुराने ट्रॉमास को जो है वो आप पेंट अप ना करते जाएं या प्रोजेक्ट ना करना शुरू कर दें टू अदर पीपल। या जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो बुली के विक्टिम्स होते हैं वो आगे जाके बुली बन जाते हैं इन एक्चुअल खुद में। तो इसका मतलब है कि उनका वो हील नहीं हुआ, तो उन्होंने जो है वो आगे की तरफ चले गए। इसी तरीके से अब्यूजर्स खुद आगे अब्यूजर बन जाते हैं। ठीक है, जो अब्यूज हुए होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, वो अब्यूजर्स बन जाते हैं। तो इसलिए हील होना बहुत जरूरी है। अपने ट्रॉमा से, अपने नेगेटिव जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं आपकी लाइफ से, उनसे हील होना बहुत जरूरी है। और ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग सब एडल्ट हैं। जैसे फिजिकल बीमारियां होती हैं, जैसे आपको कोई भी पेट दर्द है, आपको डायरिया, आप डॉक्टर के पास आते हैं, आप उसका ट्रीटमेंट लेते हैं या कुछ भी खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। सेम इज द केस विद मेंटल हेल्थ। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली चीजें जो हैं वो खराब होंगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो क्योंकि कुछ और लोग भी पूछ रहे हैं तो मैं फिर अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर ही देती हूँ, इन केस अगर आप लोगों को ज्यादा ट्रबल हो रहा है। ओके, सो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ टू केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। सो हमारी मेंटल हेल्थ, देखें आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि पहले एक ऐसी रूटीन बनाएं अपनी जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो कोई स्ट्रेस आए या नहीं आए वो एक सूटेबल, एक इक्विलिब्रियम पे चलती रहे। वो कैसी हो सकती है? अपनी नींद का ख्याल रखें आप लोग जो है वो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। स्लीप साइकिल बिल्कुल ऑपोजिट करती है। जब भी आप ये बात याद रखें कि नेचर के खिलाफ जाएंगे तो बुरा रिजल्ट आएगा उस चीज का। ठीक है, तो इस चीज को अपना जहन में रखें कि नेचर ने अगर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक रात के लिए सेट की है तो रात की नींद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं उन्होंने जो रात में काम करना है वो रात में ही काम करना है। तो रात की नींद का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। आप दिन में जितना भी सो लें आपका जो बॉडी के फंक्शंस है उस तरीके से रिस्टोर नहीं होंगे जो उन्होंने रात में होना था। तो नींद का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। मुझे पता है आप लोग डॉक्टर्स हैं तो आप लोग मतलब पढ़ाई
भाई आप लोगों की टफ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन स्टिल अपना ब्रेकफ़ास्ट कर कर आएँ। छोटा-मोटा सही बट डू दैट। आपको पता है ब्रेन ईटिंग हैबिट्स में सबसे मेजर फैक्टर जो है वो यही होता है, आपका ब्रेकफ़ास्ट ना करना। ब्रेकफ़ास्ट जो है वो 7 टू 10 के दरमियान का जो मील है हम उसे ब्रेकफ़ास्ट कहते हैं। आप 11 बजे जो खाना खा रहे हैं, आप जो 12 बजे उठ के खाना खा रहे हैं, दैट्स नॉट अ नाश्ता, दैट्स नॉट अ ब्रेकफ़ास्ट। ये अपने ज़हन में रखिएगा। तो अपना नाश्ता प्रॉपरली करें आप। और इसके बाद फ्रीक्वेंट मील्स में जो है ना वो लेते रहें, क्योंकि आपको पढ़ना ज़्यादा है, क्योंकि आपको एनर्जी लगानी ज़्यादा है। तो जब लगानी ज़्यादा है तो आपके ब्रेन को मुसलसल एनर्जी चाहिए भी, ठीक है? तो वो स्टोर नहीं करके रख सकता कि आपने सुबह का नाश्ता किया हुआ है तो वो रात तक चलेगा, ठीक है? तो आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, छोटे-छोटे अपने पास नट्स रख लें। अगर आपको लगता है प्रॉपर बड़े-बड़े लंच बॉक्सेस रखना मुश्किल काम है, कोई बात नहीं, आप नट्स रख लें, अपने पास कुकीज़ रख लें, अच्छी डाइजेस्टिव कुकीज़ रख लें। मैं सिंपल बिस्किट्स और जंक फूड की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? सैंडविचेस हैंडी होते हैं, कैरी करने में आसान होते हैं। फिर इस तरीके से आप जूसेस में अच्छे फ्रेश जूसेस जो है वो चूज़ करें, शेक्स पिएँ, ठीक है? तो अपने आप को मुसलसल 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ अपने अंदर लेते रहें, ताकि जो है वो आपको एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंटली मिलती रहे और आप बेहतर फ़ील करें, ठीक है? इसके अलावा जो है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ज़रूर ख़्याल रखें। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको पता है एंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है, एंडोर्फिन्स फ़ील गुड हार्मोन्स हैं हमारे। हम एक्सरसाइज करेंगे, हम वॉक करेंगे, हम योगा करेंगे, कोई भी, बी इट एरोबिक एक्सरसाइज और नॉन एरोबिक एक्सरसाइज, आप जो है कोई भी कर सकते हैं और हर एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी मैनेज रखें। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अपना बैलेंस रखें, ठीक है? की वर्ड इज़ बैलेंस। बैलेंस किस चीज़ में रखना है? बैलेंस इस चीज़ में रखें कि अगर आपकी रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एकेडमिक्स हो गई, आप अगर जॉब करते हैं, आपका जॉब हो गया, आपका कोई भी और स्ट्रेसर्स जो भी किस्से हो सकते हैं, आपके असाइनमेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स, क्विज़ेज़ जो भी हैं। तो सेकंड में बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास वो एक्टिविटीज़ हों जो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉकिंग टू अ फ्रेंड, सोशल सपोर्ट लोग बिल्कुल एकेडमिक्स में भूल जाते हैं कि फैमिली से मिलना, बात करना, दोस्तों से मिलना, बात करना, बस करियर के पीछे-पीछे, लेकिन ये चीज़ उनको इमोशनली ड्रेन आउट कर देगी, सही है? तो अभी से बैलेंस रखें, सही है? वो चीज़ें अपनी हॉबीज़ बेशक हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें, आपको आर्ट अच्छा लगता है, आप हफ्ते में 1 दफ़ा आर्ट कर लें। आपको ऐसे लगता है आपकी कोई म्यूज़िक अच्छा लगता है, म्यूज़िक तो आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज़ और जो स्ट्रेस इंड्यूसिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनका बैलेंस अगर बेहतर होगा, तो आप खुद देखेंगे कि आपको जो है वो स्ट्रेस जो है वो उससे डील करने में जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। और बैलेंस रहेगा तो स्ट्रेस वैसे भी नहीं बढ़ेगा। तो जो इवेंट्स आएँगे आपके ऊपर, आप पहले ही इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप उनको हैंडल कर पाएँगे अच्छे तरीके से। तो अपनी सोशल सपोर्ट मज़बूत रखें, अपनी हॉबीज़, अपने पैशन्स, इन सबको एकेडमिक्स के लिए छोड़ें नहीं। एक बैलेंस रखें डे टू डे का। तो अगर डेली बेसिस पे ये बैलेंस होगा तो चीज़ें होंगी। ये मत सोचिएगा कि 4 महीने में पढ़ूँगा तो फिर 1 महीने की छुट्टी पे जो जाके स्ट्रेस बस्टर चीज़ें करूँगा या एकदम ट्रैवलिंग पे निकल जाऊँगा या जो भी है। ये बैलेंस आउट हो जाएगा। जो 4 महीने आप सिर्फ स्ट्रेस इंड्यूस कर रहे हैं ना अपने अंदर, और स्ट्रेस बस्टर कुछ नहीं है आपके लिए। ये आपको जो है आपकी फंक्शनिंग को जो है वो ज़ीरो की तरफ लेकर आएगा, ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। So I hope we don't have any more questions. Thank you so much for listening. Or I guess we'll end it now.